हेलो बच्चों, एक बार सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स फॉर बीएससी पार्ट सेकेंड। ओके, जिसका आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स का ये पेपर है हमारा, जिसके मैक्सिमम मार्क्स जो है 33 का पेपर आएगा आपके। ठीक है, पेपर फर्स्ट है आपका ये ऊष्मागतिकी। बुक का नाम क्या है? ऊष्मागतिकी। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसको थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो सबसे पहले इस ब्रांच के बारे में जानते हैं, ये ब्रांच क्या है फिजिक्स की। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा के प्रवाह है तथा ऊष्मा का अनेक ऊर्जाओं में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं। ओके, ऊष्मागतिकी को अंग्रेजी में थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स का जो मीन्स है वो समझिएगा बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स को आप दो भागों में बांटिएगा, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। ठीक है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। ठीक है, थर्मो का मीन्स होता है बच्चों हीट, और हीट का मतलब ऊष्मा। डायनेमिक्स का मतलब होता है बच्चों गति की या गति, मोशन। ठीक है, तो ऊष्मा की जो गति है उसका ही अध्ययन करेंगे अपन यहाँ पर। जो हमारी ये बुक है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें ऊष्मा के बारे में ही हम बातें करेंगे, इसके प्रवाह की तथा इसका अन्य रूपों में रूपांतरण का अध्ययन अपन यहाँ पर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, यहाँ तक राइट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं ना। आइए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं ना। देखिए बच्चों, आपने इसके बारे में छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। 11th क्लास में आपके थर्मोडायनेमिक्स का एक चैप्टर था, वहां पर आपने ओनली एक चैप्टर पढ़ा था। यहाँ पर आप थर्मोडायनेमिक्स की पूरी बुक पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो पहले उसका हमें जनरल इंट्रोडक्शन आना चाहिए। लाइक बात करें बच्चों कि यदि हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीखना है, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है बच्चों, तो हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट आने चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बताइएगा आप, है ना। कहने को ABCD हमें आनी चाहिए अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है। तो उसी प्रकार बच्चों, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स को सीखना है तो उसकी कुछ शब्दावली है, कुछ उसकी वोकैबुलरी है जो आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। कुछ इसके मेन शब्द हैं जिनका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। हालांकि इनके बारे में आप छोटी क्लासों में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंट्रोडक्शन की बातें बताऊंगा, है ना। वो आपके एग्जाम में तो नहीं आएगी, बट बच्चों अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती है तो आप आगे चैप्टर में बढ़ नहीं सकते, आगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइएगा हम ऊष्मागतिकी शब्दावली को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे ऊष्मागतिकी शब्दावली। ऊष्मागतिकी शब्दावली, ऊष्मागतिकी शब्दावली, जिसमें पहला हमारे पास है बच्चों निकाय। मैं बार बार जब चैप्टर में निकाय शब्द यूज लूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि निकाय होता क्या है, और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सिस्टम। निकाय, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, निकाय क्या होता है? देखिएगा प्यारे बच्चों, मान लीजिए हम कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कुछ थर्मोडायनेमिक्स का, कुछ कोई भी घटना का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक ऐसा स्थान चुनेंगे, किसके लिए? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को समझने के लिए। वो स्थान ही हमारा क्या है? निकाय है बच्चों। तो इसको मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं, ब्रह्मांड का वह भाग जिसको ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है, क्या कहलाएगा बच्चों? निकाय कहलाएगा, यानी सिस्टम कहलाएगा। ओके, तो राइट डाउन कीजिएगा, ब्रह्मांड का वह भाग, ब्रह्मांड का वह भाग जिसे
ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है, निकाय कहलाता है, निकाय कहलाता है। देखिएगा बच्चों, निकाय कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं बच्चों, तो लिखेंगे निकाय। उससे पहले देखो एक चीज और आती है बच्चों, परिवेश। परिवेश या बोले तो वातावरण, या बोले तो अपन परिपार्श्विक, परिपार्श्विक, और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सराउंडिंग। सराउंडिंग, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होगा? परिपार्श्विक किसे कहेंगे अपन? बच्चों ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए नहीं चुनते हैं, बट वो हमारे निकाय पर इफेक्ट डालता है। तो वो जो भाग है जो निकाय पे इफेक्ट डालता है उसे हम क्या कह देंगे बच्चों? परिपार्श्विक कहेंगे। ओके, तो लिखिएगा ब्रह्मांड का, या ऐसे देखो पहले एक सिंपल परिभाषा लिखो, निकाय के चारों ओर का क्षेत्र, निकाय के चारों ओर का क्षेत्र परिपार्श्विक कहलाता है। ये तो ये सिंपल परिभाषा, अर्थात ब्रह्मांड का वह भाग जो निकाय को प्रभावित करता है, उसे परिवेश कहते हैं, परिवेश या परिपार्श्विक कहते हैं, कुछ भी यूज कर लीजिएगा, वातावरण, परिवेश, सराउंडिंग, ठीक है। और एक और परिभाषा बच्चों, यानी ब्रह्मांड का वह भाग जिसका उपयोग ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए नहीं करते हैं। यानी हमने ब्रह्मांड में से एक वो भाग चुना है जिसका हम ऊष्मागतिकी के लिए अध्ययन करेंगे, वो तो हो गया क्या? निकाय। अब निकाय के अलावा जो भी बच गया वो क्या होगा बच्चों? परिवेश ही तो होगा, ठीक है। जो उस निकाय के आसपास में इफेक्ट डालेगा ना, उस निकाय का चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? परिवेश कहलाएगा। ओके, तो देखो एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं बच्चों इसको, दोनों चीज़ों को, ठीक है। ये मान लीजिए कोई बंद पात्र है या कुछ कोई भी बंद जगह है ना, वैक्यूम में, यहाँ पर रूम मान लीजिए, रूम के अंदर कोई सिस्टम है। तो ये बच्चों ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए हमने चुना है, तो इसको हम निकाय कहेंगे। और इस निकाय के चारों ओर का जो ये क्षेत्र दिख रहा है ना आपको अंदर, ये खाली जो क्षेत्र आप देख रहे हो, इसे हमें परिवेश कहूँगा। क्या कहेंगे बच्चों? परिवेश। और बच्चों निकाय और परिवेश मिलकर, निकाय और परिवेश मिलकर बच्चों ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं बच्चों कि निकाय प्लस परिवेश इज इक्वल टू ब्रह्मांड, या इंग्लिश में लिखे तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। टोटल यूनिवर्स बनाएगा बच्चों। क्या बनाएगा? यूनिवर्स का निर्माण करेगा। कौन कौन मिलके? सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर के, ठीक है। तो ये हमारा ऊष्मागतिकी की निकाय है जिसको हमने अध्ययन के लिए चुना है बच्चों, ठीक है। सपोज मानिए कि मैं इस कमरे में हूँ, ठीक है, और इस कमरे में मैं कोई ना कोई, जैसे आपको मैं यहाँ पर टीचिंग करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो मेरे बाहर का जो सारा भाग है वो क्या कहलाएगा? परिवेश, ठीक है। मेरे आसपास इस रूम के जो चारों तरफ का बाहर का भाग हो परिवेश, और जो अंदर का ही रूम है ये ऊष्मागतिकी निकाय कहलाएगा, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी निकाय
प्लस बाहर वाला परिवेश मिलके क्या बनाएगा टोटल यूनिवर्स, क्योंकि इस यूनिवर्स में ही तो है अपन, है ना, इस ब्रह्मांड के अंदर ही है परिवेश और निकाय दोनों। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। देखो थ्योरेटिकल चीज़ें बट कंसेप्ट है इनमें, है ना, हर एक पॉइंट में कंसेप्ट वाइज चीज़ें हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ें बच्चों इसको, है ना। एकदम सरल पेपर है, इजी पेपर है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं ना अपन। अब हम निकायों के प्रकार पढ़ेंगे। निकायों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम। बच्चों मार्कर में थोड़ी साइड कम हो गई है, रुकिए 1 मिनट, है ना, साइड डाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखो बच्चों, पहला जो पॉइंट है वो है निकाय के प्रकार। देखो इसमें पहला है खुला निकाय। खुला निकाय, पहले बच्चों ओपन सिस्टम, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। देखो बच्चों मैं लिखूंगा नहीं, आप मैं बोलूंगा आप खुद लिखेंगे, है ना। देखो पहले मैं समझा देता हूँ ओपन सिस्टम के बारे में। देखो सपोज ये हमारे पास कोई बीकर है बच्चों, ठीक है, और इस बीकर में आपने पानी भरा है बच्चों, ठीक है, और बच्चों जब मैं इस पानी को गर्म करता हूं, है ना, जब मैं इसको स्टोव पे रखता हूं, स्टोव पे, तो बच्चों ये गर्म होगा पानी। गर्म होने के बाद देखोगे ये एकदम ओपन है ऊपर से, ठीक है, खुला है, इस पर अपन ने ढक्कन नहीं लगाया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आप देखोगे जैसे गर्म करूँगा पानी उबलेगा, उबलेगा उबलेगा तो क्या निकलेगा यहाँ से, भाप बाहर की तरफ, वाष्प निकलेगी। तो बच्चों आप यहाँ पे हाथ लगाइएगा ऐसे इस वाष्प पे, तो आप देखोगे आपकी हथेली पे जो नीचे है यहाँ पे आप देखोगे पसीना सा आ जाएगा, ठीक है, कहने को पानी की बूंदें यहाँ आके जमा हो जाएगी ना। दैट मीन्स बच्चों इससे वाष्प भी बाहर निकल रहा है और पदार्थ भी बाहर निकल रहा है, यानी पानी भी निकल रहा है। बट बच्चों कुछ समय बाद जब आप बीकर को यहाँ जलाए जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इस बीकर का पूरा पानी खत्म हो जाएगा इसमें से। दैट मीन्स बच्चों इस पात्र में से हीट भी बाहर गई, ऊष्मा भी गई कि नहीं भाप के रूप में, और पदार्थ भी बाहर गया, यानी जो आपका दारू था, मटेरियल था, वो भी क्या हो गया बच्चों, मैटर भी बाहर गया, दोनों चीजें बाहर गई, ठीक है। कहने का मतलब बच्चों एक ऐसा निकाय जो सराउंडिंग के साथ में, परिवेश के साथ में क्या करे, ऊष्मा व पदार्थ दोनों का आदान प्रदान करे। दैट मीन्स दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम। ओके, तो आप बच्चों लिखिएगा इसकी परिभाषा पहले, फिर बनाइएगा डायग्राम। तो लिखो ऐसा निकाय जिसमें परिवेश व निकाय के मध्य, जिसमें परिवेश व निकाय के मध्य ऊष्मा व पदार्थ दोनों का आदान प्रदान हो सके, उसे खुला निकाय कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपके पास परिभाषा है, आराम से लिख लीजिएगा। ये आप डायग्राम बना लो,
और एग्जाम्पल भी यही लिख देना। क्या लिखोगे? एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल लगा के, किसी खुले पात्र में रखे जल का अध्ययन करना। किसी खुले पात्र में रखे जल का अध्ययन करना। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना खुला निकाय। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे, दूसरा वाला होगा इसमें बंद निकाय, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होगा बच्चों? इस बार मैं क्या करूंगा, वही प्रोसेस है सारा, लेकिन बस एक काम करूंगा, यहाँ पे इस ढक्कन को बंद कर दूंगा, यानी ऊपर से इसका ढक्कन मैंने बंद कर दिया, एकदम पैक कर दिया इसको ना। अब गर्म कर रहे हैं बच्चों, तो आप देखोगे अब इसमें से बच्चों मैटर बाहर नहीं जाएगा, यानी कि जो पानी था वो बूंदों के रूप में बाहर जा रहा था, वो नहीं जा पाएगा। ओनली हीट का ही ट्रांसफर होगा बच्चों। हीट का ट्रांसफर कैसे होगा? इसकी दीवारों से। आप देखते हो कुछ समय बाद गर्म होने के बाद इसकी जो बीकर की जो दीवारें हैं, क्योंकि ये चालक माध्यम है, स्टील का कुछ भी होता है ना, तो ये एक धातु का बना हुआ है, तो इसकी सतह गर्म हो जाती है, तो गर्म के कारण बाहर हीट का फ्लो होता है, क्योंकि यहाँ पर उच्च ताप है, बाहर वातावरण में निम्न ताप है, तो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ऊष्मा का फ्लो होता है बच्चों। ठीक है, जिसके कारण हीट का ट्रांसफर होता है, कहाँ से कहाँ? निकाय व सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, तो लेकिन मैटर का क्या नहीं होता बच्चों? ट्रांसफर नहीं होता। ओके, तो इसके बारे में लिखो बंद निकाय के अंदर, ऐसा निकाय जिसमें परिवेश व निकाय के मध्य केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। कोष्टक में लिख देना पदार्थ का नहीं। कोष्टक में क्या लिखोगे? पदार्थ का नहीं, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, उसे खुला निकाय कहते हैं, उसे खुला निकाय कहते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? किसी बंद पात्र में रखे हुए जल का अध्ययन करना। ठीक है, किसी बंद पात्र में रखे हुए जल का अध्ययन करना। ठीक है बच्चों, यहां तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, तीसरा जो निकाय है उसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। तीसरी निकाय का नाम बच्चों विलगित निकाय। विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ये क्या होता है बच्चों? देखिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम का मीन्स बच्चों सीधा सा मैं कहूं तो एक थर्मस, जानते हो थर्मस, चाय वाला थर्मस जो होता है हमारे घर में, वो वाला। उसमें क्या होता है बच्चों? वो एक ऐसा निकाय है बच्चों उस जिसमें से ना तो हीट का ट्रांसफर होता है और ना ही मैटर का ट्रांसफर होता है। ऐसा ही होता है ना, चाय आप उसमें डालते हैं तो चाय आपकी गर्म ही रहती है उसमें। ठीक है, लेकिन बच्चों ऐसा तो नहीं है ना कि वो चाय हमेशा के लिए गर्म रहे उसमें। ऐसा हो जाए तो पता एक ही बार बना के भर लें उसको, जब मन में आए तब पी लें। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो बच्चों जो हमारा विलगित निकाय है बच्चों, वो एक हम कहें तो पूर्णतः विलगित निकाय आज तक बना ही नहीं पाए। ऊष्मा का ट्रांसफर तो होगा कैसे न कैसे करके। आप देखते हो थर्मस, कितना ही अच्छा थर्मस ले आओ तुम, कितना भी बढ़िया ले आओ, कितना भी अच्छी क्वालिटी का, बच्चों उसकी एक लिमिट होती है कि मान लो किसी में 6 घंटे तक चाय गर्म रह सकती है, किसी में 8 घंटे तक, किसी में 12 घंटे तक, कोई अच्छी क्वालिटी का उसमें 24 घंटे तक। लेकिन बच्चों आप कहो कि सर उसमें आजीवन हमेशा ही गर्म रहे चाय, ऐसा संभव नहीं है बच्चों। अतः ऐसा विलगित निकाय बनाना संभव नहीं है जिससे हीट का ट्रांसफर हो ही नहीं कभी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो विलगित निकाय के बारे में लिखो, एक ऐसा निकाय, लिखिए बच्चों, एक ऐसा निकाय जिसमें परिवेश व निकाय के मध्य, परिवेश व निकाय के मध्य
ऊष्मा व पदार्थ दोनों का ही विनिमय नहीं हो या दोनों का ही आदान प्रदान नहीं हो, उसे हम विलगित निकाय कहते हैं। ओके बच्चों, तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो आप जब थर्मस को देखते होंगे बच्चों, तो ऐसा होता है थर्मस अंदर से, उसके अंदर क्या होती है, अंदर मोटी दीवारें होती है कुचालक माध्यम की, जिससे हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाए। ठीक है बच्चों, तो ये विलगित निकाय है। और एग्जाम्पल लिख देना थर्मस, है ना, थर्मस इसका एग्जाम्पल है बच्चों विलगित निकाय का। ओके, तो बच्चों ये थी ऊष्मागतिकी शब्दावली। ओके, यहां तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अब हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ते हैं ना, या उससे पहले शून्यवां नियम पढ़ेंगे जो कि आपके टॉपिक है बच्चों, इसलिए अब थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें। और ये चीज़ें भी आपको जो जनरल नॉलेज के लिए आनी चाहिए। हालांकि ऊष्मागतिकी शब्दावली और भी है ना, जैसे उत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, है ना, तो वो आप छोटी क्लास जो आपकी वैसे 11th की बुक होगी या कोई नोट्स पढ़े होंगे उन्हें आप एक बार रिवाइज कर लेना, है ना, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है आपके, क्योंकि बच्चों अपने को टाइम पे सिलेबस भी करना है। ठीक है, तो आइएगा देखिएगा। अब देखिए बच्चों ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। ठीक है, तो देखो ऊष्मागतिकी का जो शून्यवां नियम है वो क्या कहता है। इस नियम के अनुसार यदि दो ऊष्मागतिकीय निकाय अलग अलग किसी तीसरे ऊष्मागतिकीय निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य में हो तो वे दोनों निकाय भी आपस में क्या होंगे बच्चों, ऊष्मीय साम्य में होंगे। दैट मीन्स कहना ये चाह रहा है ये नियम कि कोई दो निकाय है मेरे पास, ये ए निकाय और ये बी निकाय है, ये दोनों निकाय अलग अलग किसी तीसरे निकाय के साथ देखो क्या है, ऊष्मीय साम्य। ऊष्मीय साम्य का मतलब क्या है बच्चों कि इनके मध्य टेम्परेचर क्या है, साम्य अवस्था में टेम्परेचर समान है। देखो TA और TC और TB और TC, टेम्परेचर इनका इक्वल है, यानी ऊष्मीय साम्य में है। साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम, है ना, कि टेम्परेचर का पॉइंट जो है दोनों का सेम हो जाए, है ना, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वल। ठीक है, तो ये नियम ये कहता है अगर ऐसा होता है तो ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, ऊष्मीय साम्य में होते हैं। ठीक है ना, तो TA TC के साथ साम्य अवस्था में है, TB TC के साथ, तो हम कह सकते हैं TA और TB भी क्या होंगे, ऊष्मीय साम्य में होंगे। ओके बच्चों, तो ऊष्मागतिकी का जो शून्यवां नियम है बच्चों वो क्या करता है, ताप की अवधारणा देता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का जो शून्यवां नियम हमें ये बताता है कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जिस तरफ ज्यादा होगा उस तरफ से ऊष्मा का फ्लो है निम्न टेम्परेचर की तरफ होगा बच्चों। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों ऊष्मा का जो प्रवाह है वह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। नेचुरली हम कहें है ना, नेचुरली जो ऊष्मा का प्रवाह है बच्चों उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। हालांकि हम ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ भी करवा सकते हैं, बट उसके लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना होगा। लाइक रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज होता है हमारे पास, उसमें ऐसा ही होता है, उसमें ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप पर भेजा जाता है और हमें एक्सटर्नल वर्क उसके लिए करना पड़ता है, अर्थात हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं बाहर से, है ना बच्चों। तो हम वो भी पढ़ेंगे, तुम्हारे सिलेबस में है रेफ्रिजरेटर। हाँ ठीक है, तो आप ये ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, क्योंकि बच्चों ये जो नियम काम आने वाले हैं अपने, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बच्चों ये नियम क्या है, अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं, क्या देते हैं बच्चों, हीट देते हैं, तो बच्चों क्या होगा, वो सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा du
तथा कार्य के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हम कहें बच्चों जो dq है हीट वो दो भागों में खर्च होगी, एक तो आंतरिक ऊर्जा में और एक इसको ऐसे लिखिएगा बच्चों, du इक्वल टू, या सिंपल भाषा में लिख लो ना आप, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, du प्लस डेल डब्ल्यू या dw। ठीक है बच्चों, यह आपके पास ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। ठीक है, अर्थात ये होती है बच्चों हीट, इसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और ये क्या होता है वर्क डन। अर्थात हम किसी सिस्टम को हीट देंगे बच्चों तो आंतरिक ऊर्जा और कार्य के अंदर बदल जाती है। अर्थात ये ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम बच्चों वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। अर्थात ऊर्जा को, ऊष्मा या ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखो इसका हिंदी स्टेटमेंट, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा व कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ओके बच्चों, तो ये आप राइट डाउन करेंगे स्टेटमेंट। इसे हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो अपने पास, इसको इधर लिख लीजिएगा, dq इज इक्वल टू du प्लस, इसको डेल डब्ल्यू भी आप लिख सकते हैं, dw लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। इसको dq को क्या कहते हैं यहाँ पे ऊष्मा, du को आंतरिक ऊर्जा और dw को कार्य। ठीक है बच्चों, हालांकि इनका नोटेशन बच्चों अलग अलग होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, इसकी थोड़ी सी कहानी आपको मैं बताता हूँ। इधर देखो, यहाँ पर बच्चों इस ऊष्मागतिकी जो प्रथम नियम है dq बराबर du प्लस, इसको डेल डब्ल्यू लिखा जाता है। ठीक है, और इसको भी देखो आप ऐसा लिख सकते हो डेल डब्ल्यू डेल क्यू। देखो बच्चों ये वर्क जो है, ये कार्य जो है वो पाथ पे निर्भर करता है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, जबकि इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है बच्चों। कैसा फंक्शन है स्टेट फंक्शन, यानी आंतरिक ऊर्जा किसी चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक जो ऊर्जा है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करती है, जबकि कार्य का मान पथ पे निर्भर करता है बच्चों। दैट मीन्स इनको अलग अलग दिखाने के लिए इनका नोटेशन अलग, इसको डी से लिखा जाता है, इसको डेल से लिखा जाता है। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पर आपके लिए एक ही लिख दिया है, बिकॉज क्योंकि अपने इतना इनका यूज नहीं है, और आप लिखना चाहो तो लिख लो इसको डेल्टा डब्ल्यू, है ना, अलग नोटेशन में दिखाने के लिए। ओके, क्योंकि ये होता है पाथ डिपेंडेंट फंक्शन और ये स्टेट फंक्शन होता है, ये ध्यान रखिए हर चीज, है ना, इन चीज़ों का, फॉर जनरल नॉलेज। ओके, अब देखिएगा, तो ये आपके पास कौन सा नियम हुआ बच्चों ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यहाँ पर देखो बच्चों, अगर आप निकाय को ऊष्मा देते हैं तो आपकी जो हीट कैसी होगी पॉजिटिव। निकाय को ऊष्मा देते हैं तो निकाय को ऊष्मा देने पर हीट कैसे होगी पॉजिटिव। अगर हीट नेगेटिव होगी कब, निकाय से ऊष्मा ली जाए, निकाय से ऊष्मा ली जाती हो। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में लैंग्वेज देगा कि अगर किसी निकाय को इतनी जूल ऊष्मा देते हैं तो देने पे प्लस, लेने पे
नेगेटिव। ये आपको खुद को साइन कन्वेंशन लेना होगा। ये नियम कब यूज करते हैं? साइन कन्वेंशन के साथ चिन्ह परिपाटी होती है इस नियम की, तब जाके यूज किया जाता है न्यूमेरिकल पर्पज के लिए। न्यूमेरिकल जब सोल्व करोगे ना तब ये काम में आएगा। ठीक है। दूसरी बात, W डेल W अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, निकाय द्वारा किया गया कार्य, तो बच्चों डेल W को आपको कैसा लेना है? पॉजिटिव। मैं यहीं लिख देता हूं, निकाय पर किया गया कार्य, निकाय पर किया गया कार्य नेगेटिव। अभी देखो इनको मैं समझा दूंगा ना, अभी याद हो जाएगा आपको। और डी क्या है बच्चों? इंटरनल एनर्जी। ओके तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। देखो समझाते हैं, हीट के बारे में समझो। ऊष्मा देने पे मान लीजिए आप खुद निकाय हैं, सर्दियों में जब बच्चों इस टाइम सर्दियां हैं, आप जब अपने हाथों को किसी स्टोव या गैस पे ऐसे तपाते हैं या सेकते हैं इनको, तो आपको अच्छा लगता है खराब? ये बताइएगा। अर्थात आप हीट ले रहे हैं और जब हीट लेंगे, अर्थात हम निकाय है, तो निकाय जब हीट लेगा खुद तो कैसा लगेगा? उसको अच्छा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। दैट मीन्स निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं, अर्थात निकाय खुद ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, उस टाइम पे ऊष्मा कैसी होगी? पॉजिटिव। हो गया याद? बताओ ट्रिक है कि नहीं? याद करते हो ना। निकाय से ऊष्मा ली जाए, क्या करी जाए? सर्दियों में मान लीजिए आप सो रहे हैं और सुबह के 5-6 बज रहे हैं, आप उठ नहीं रहे, अचानक से आपकी रजाई कोई खींच ले जाए, कैसा फील होगा आपको? बताएं प्यारे बच्चों। गुस्सा आएगा, बहुत भयंकर है ना। तो आपको कैसा लगेगा? वो नेगेटिव लगेगा ना, यानी आपके फेवर में नहीं है वो, है ना। आप चाहते हैं कि रजाई मेरे पास रहे, है ना। दैट मीन्स वो नेगेटिव। निकाय से ऊष्मा ली गई इस टाइम पे, आपका जो अंदर आप रजाई के अंदर जब थे आप, तो अंदर आपके अंदर हीट थी, वहाँ पे हीट है ना, गर्माहट पैदा हो रही थी। दैट मीन्स रजे आपसे रजाई हटाई गई तो ऊष्मा वहाँ से हट गई। दैट मीन्स निकाय से ऊष्मा ली गई है, अर्थात नेगेटिव वैल्यू लेंगे उसकी। निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। ठीक है। निकाय द्वारा किया गया कार्य और निकाय पर किया गया कार्य कैसा होगा? नेगेटिव। मान लीजिए खुद निकाय है तुम और तुम्हारे लिए कोई दूसरा कार्य करे, मान लीजिए आप बीमार हो गए, ठीक है, और कोई दूसरा कार्य कर रहा है आपके लिए, ठीक है, तो आप उसके ऋणी हो जाएंगे। वो आपके लिए क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो निकाय द्वारा, निकाय पर जब कार्य किया जाएगा, ऋणी हो जाओगे आप उसके, है ना, कि वो आपका काम कर रहा है ना। अर्थात बच्चों वो कार्य नेगेटिव होगा, लेकिन तुम स्वयं तुम्हारा कार्य खुद करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा बच्चों। ठीक है। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट बनना जरूरी है। ठीक है। ओके, तो ये चिन्ह परिपाटी थी, आपको समझ आ गई होगी। इस वे में आप इनको याद रखें, क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है इनमें कि कब किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव लेना है। ओके, तो यहाँ तक राइट डाउन करें। ये ऊष्मागति का प्रथम नियम था। अब अपन आगे देखेंगे फिर। अब देखिए बच्चों, हमारे पास ये न्यू टॉपिक है ऊष्मा इंजन। ओके, तो ऊष्मा इंजन के अंदर देखो इसकी परिभाषा क्या होगी। वह युक्ति जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करती है। एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसी मशीन जो ऊष्मा को क्या करे बच्चों? कार्य में परिवर्तित कर दे, उसे हम ऊष्मा इंजन कहते हैं। ओके बच्चों, तो यह आपके पास सिंपल सी परिभाषा है। आगे देखो, ये चक्रीय प्रक्रम पर आधारित होता है। बच्चों ये जो इंजन है वो साइक्लिक प्रोसेस पे डिपेंड, यानी साइक्लिक प्रोसेस पे आधारित होता है, यानी एक चक्र के रूप में चलता है। ये कहने को एक रिवर्सिबल प्रोसेस इनके अंदर होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, कि ये विभिन्न चक्र यानी विभिन्न प्रक्रम से गुजरकर वापस उसी स्थान पे आ जाता है। अभी आगे समझाएंगे, कार्नो इंजन जब अपन पढ़ेंगे उसमें चक्र इसका समझाएंगे पूरा ना। ऊष्मा इंजन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं बच्चों। ऊष्मा स्रोत पढ़िएगा। ऊष्मा स्रोत एक अनंत धारिता का ऊष्मा भंडार होता है। बच्चों अनंत धारिता का मीन्स है कि इसमें ऊष्मा की मात्रा अनंत होती है। अनंत का मतलब है जैसे कि समुद्र है और उसमें बहुत सारा पानी है। अगर उसमें तुम चुल्लू पर पानी निकाल लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसके नहीं पड़ेगा ना। या चुल्लू पर पानी उसको दे दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स बच्चों अनंत इसलिए लिया जाता है ताकि तापमान नियत बना रहे, यानी तापमान पे कोई फर्क ना पड़े, चाहे उससे कितना ही ताप तुम ले और चाहे कितना ही उसको दे। ठीक है, तो ऊष्मा स्रोत एक अनंत धारिता का ऊष्मा भंडार होता है जिसका तापमान बहुत उच्च रखा जाता है तथा इसकी ऊष्मा धारिता अनंत होती है, जिसके कारण
ताप का मान नियत बना रहता है। इसके ताप को T1 केल्विन से प्रदर्शित किया गया है। डायग्राम में देखो बच्चों, ये एक ऊष्मा इंजन है, इसमें ये ऊष्मा स्रोत लगा हुआ है जिसका तापमान T1 केल्विन है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस क्या है। ऊष्मा इंजन में प्रयुक्त वह पदार्थ जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता हो। ठीक है, यानी एक ऐसा पदार्थ लिया जाता है बच्चों जो इस ऊष्मा स्रोत से क्या लेगा, ऊष्मा लेगा, और ऊष्मा को लेके किस में चेंज करेगा बच्चों, कार्य में। मान लीजिए ये इंजन W कार्य कर रहा है, तो बच्चों ये कार्यकारी पदार्थ है, ये क्या करेगा, यहाँ से Q1 हीट लेगा और W कार्य करेगा, और शेष ऊष्मा Q2 को कहाँ दे देगा, कुछ हीट ये रिजेक्ट करेगा, है ना बच्चों। ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी ऊष्मा को कार्य में चेंज कर दे बच्चों, ऐसा कोई इंजन आज तक बना ही नहीं जो पूरी की पूरी ऊष्मा को कार्य में चेंज कर दे। ऐसा इंजन तो फिर आदर्श इंजन कहलाएगा, जो कि एक सैद्धांतिक कल्पना है जो कि कार्नो साहब ने की थी, बट वो भी सक्सेस नहीं हुए इस काम में, है ना। ठीक है बच्चों, तो Q1 हीट ली गई, W कार्य किया गया तथा शेष ऊष्मा को सिंक को दे दिया गया। सिंक क्या करता है, ग्रहण करता है, ग्रहणी है सिंक, यहाँ पे ऊष्मा को ग्रहण करने का काम कर रहा है ना। ठीक है, ऊष्मा इंजन में प्रयुक्त वह पदार्थ जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है, अर्थात या एग्जाम्पल हम कहें जैसे कि आदर्श गैस हुआ, जैसे भाप इंजन होता है ना, भाप इंजन, उसमें कार्यकारी पदार्थ कौन होता है, भाप होता है, भाप, वेपर। ठीक है, ETC आदि कोई भी भाप, जैसे पेट्रोल इंजन में कौन होता है कार्यकारी, पेट्रोल होता है ना। ऐसे कार्यकारी पदार्थ अलग अलग होते हैं। ओके बच्चों, ऊष्मा सिंक, ऊष्मा सिंक भी एक अनंत धारिता वाला ऊष्मा भंडार होता है। ठीक है, इसकी धारिता अनंत होती है जिसके कारण इसका तापमान नियत बना रहता है। ठीक है बच्चों, इसके ताप को T2 केल्विन से प्रदर्शित किया गया है। ये सिंक का ताप है, ये स्रोत का है, और ये सिंक का है। बच्चों यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो सिंक का ताप है वो स्रोत का ताप है जो सिंक के ताप से क्या लिया जाता है, हमेशा ज़्यादा लिया जाता है। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों लिया जाता है, ताकि ऊष्मा का फ्लो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ हो जाए। ठीक है, यहाँ उच्च ताप से हम हीट लेंगे और निम्न ताप की तरफ दे देंगे। ठीक है, तो सिंक का ताप स्रोत के ताप से कम रखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये ऊष्मा इंजन का टोटल आपके पास वर्किंग प्रोसेस है, यानी इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या इसका डायग्राम है, ये आप बना लीजिए बच्चों। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पे Q2 है ना, तो पूछ सकते हैं ऊष्मा इंजन क्या है ना, तो उसके बारे में आपको ये लिख के आ जाना है। ठीक है, अब इसकी दक्षता भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, इसकी हम दक्षता फाइंड कर लेते हैं ना, ऊष्मा इंजन की दक्षता। देखो बच्चों, ऊष्मा इंजन की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। देखो बच्चों, दक्षता को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं, नीटा से इसको डिफाइन करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला वो होता है इंजन द्वारा एक चक्र में किया गया उपयोगी कार्य बटा स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा, स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा। देखो बच्चों, दक्षता आप किसी भी चीज की निकाल सकते हो, हमारी भी एक दक्षता होती है बच्चों, है ना। इंसान की भी आप दक्षता निकाल सकते हो, जैसे कि आपने कितना खाना खाया और कितना वर्क किया, यानी आपने कितनी हीट ली और उस हीट यानी कितनी एनर्जी को आपने वर्क में ट्रांसफर किया। तो बच्चों, इतना हमने वर्क किया और कितनी हीट ली, दोनों का जो रेशियो है वो किसको बताता है, उसकी दक्षता को बताता है। किसी भी डिवाइस की दक्षता होती है बच्चों, है ना वो। तो दक्षता का फॉर्मूला क्या होगा, इंजन द्वारा एक चक्र में किया गया उपयोगी कार्य बटा स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा। ओके, तो नीटा, अब देखो बच्चों, नीटा मान लेते हैं कि W कार्य किया गया, कितना किया गया, W, स्रोत से ऊष्मा कितनी ले रहा है, देखो
ये कार्यकारी पदार्थ कितना दे रहा है इंजन, Q1 ऊष्मा ली गई। अब W की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, है ना, यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। देखो Q1 हीट हम इसको दे रहे हैं और W क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। ओके बच्चों, यानी आपने Q1 हीट कार्यकारी पदार्थ को दिया बच्चों और W कार्य किया, प्लस Q2 हीट कहाँ गई, सिंक के पास गई, यहाँ से ट्रांसफर करो इसका, तो W बराबर कितना आएगा, Q1 माइनस Q2, ये आएगा बच्चों वैल्यू, है ना। ये आप ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, dQ बराबर du प्लस डेल W, यही होता है। देखो बच्चों चक्रीय प्रक्रम होता है यहाँ पे पूरा, और चक्रीय प्रक्रम में बच्चों जो आंतरिक ऊर्जा है ना वो जीरो होती है हमेशा, है ना। ये हमेशा ध्यान रखना कि चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का मान जीरो होता है। तो dQ कितना आ गया, डेल W, dQ कितना है, यानी हीट कितनी ले रहे हो आप, Q1। हीट में परिवर्तन कितना हो रहा है, पहले Q1 लिया आपने, फिर Q2 इसको दे दी, तो Q1 माइनस Q2, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं बच्चों, है ना। ये चेंज है हीट के अंदर। ओके, तो यहाँ पर W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, तो नीटा की वैल्यू कितनी आएगी, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, डिवाइड करो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो बच्चों ये कार्नो इंजन की दक्षता का फॉर्मूला, सॉरी ऊष्मा इंजन की दक्षता का फॉर्मूला आ गया। अगर आप इसको परसेंटेज में चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करवा देना, 100%, है ना। ओके बच्चों, तो ये ऊष्मा इंजन की दक्षता का फॉर्मूला आपके पास आ गया है बच्चों। ये आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना होगा, ध्यान रखें। एनर्जी कंजर्वेशन से भी आप कर सकते हैं। देखो बच्चों, आपके पास कार्य करने से पहले हीट कितनी थी, Q1, ये इतना प्रोसेस ऊपर है देखो, है ना। यानी Q1 हीट आप इसको दे रहे हैं, Q1 हीट देने के बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ वो एक तरफ ही तो रहेगा। यानी Q1 हीट आपने दी इंजन को, और Q1 हीट देने के बाद आपके पास दो प्रोसेस हुए, पहला वर्क हुआ और सेथ हीट सिंक को दे दी गई, तो W प्लस Q2 तो आएगा, है ना। ये कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ से Q1 माइनस Q2 आ जाएगा। ओके, इस वैल्यू को यहाँ रखो, आपके पास नीटा आ जाएगी। ओके, तो यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, ठीक है। कल अपन फिर से मिलेंगे, और कल हम कार्नो इंजन, और मैं आपको बताऊं कल वाला ये जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, जिसमें हम इस चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके।